दोस्तों, पाकिस्तान के गोल्ड किंग सेठ आबिद आखिर कौन थे? अप्रैल 1958 में लाहौर जाने वाले एक मुसाफिर को कराची एयरपोर्ट पर रोका गया तो इनके पास से 3100 तोला सोना बरामद किया गया। कराची कस्टम हुकाम ने जब प्रेस हैंड आउट में बताया कि उन्होंने 2000 तोला सोना जब्त किया है तो पुलिस की तहवील में मौजूद इस मुसाफिर ने इनकी तस्हीह की कि ये 2000 नहीं बल्कि 3100 तोला सोना था। नाजरीन, ये शख्स जल्द ही जेल से रिहा भी हो गया और सिर्फ 5 माह बाद ही कसूर के करीब वाक़े एक सरहदी गांव में नमदार हुआ, जहां इसे अमरतसर पुलिस से बचने के लिए सोने के 45 ईंटें छोड़कर फरार होना पड़ा। नाजरीन, इसके बाद 6 साल बाद ये शख्स दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए मंजर आम पर आया, जब वो चांदनी चौक में मोती बाजार के एक ताजिर के साथ सोने का एक मुआहिदा कर रहा था। ये शख्स तो पुलिस से बच निकलने में कामयाब हुआ, लेकिन इसका एक साथी पकड़ा गया और पुलिस ने इससे सोने के 44 ईंटें भी बरामद कर लिए। लाहौर से निकलने वाले एक अखबार ने सन 1977 में इस शख्स को कुछ ऐसे बयान किया: गोल्डन मफरूर, एक गैर मामूली शख्स, भैंस बदलने का माहिर और लोमड़ी जैसा मक्कार। इस शख्स का नाम पाकिस्तान और इंटरपोल के फहरिस्त में शामिल था और ये अक्सर दिल्ली, दुबई और लंदन का सफ़र किया करता था। और ये शख्स कोई और नहीं, सेठ आबिद था। सेठ आबिद जो 85 बरस की उम्र में वफात पा चुके हैं। इन्हें पाकिस्तान में गोल्ड बादशाह की हैसियत से भी जाना जाता है और इनका शुमार अमीर तरीन अफराद में भी किया जाता है, जिनकी दौलत का इन्हिसार सोने की स्मगलिंग पर था। स्मगलिंग के कारोबार में सोने का बादशाह बनने के लिए किसी को भी सरहद के आर पार अपने नेटवर्क्स कायम करना होते हैं और रियासती अशराफिया और सरकारी अफसरान के साथ ताल्लुकात भी कायम करना होते हैं। इसके अलावा माशरे में अपना मुकाम कायम करने के लिए अखलाकी बुनियादों पर खैर सगाली का एक वसी निज़ाम भी कायम करना पड़ता है। सेठ आबिद का उरूज पाकिस्तान और इंडिया की सरहद की तश्कील के साथ ही सामने आया। वो कसूर के सरहदी इलाके में पैदा हुए और वही पले बढ़े, जहां इनके शेख तिजारती कबीले के मेंबरान हिंदुस्तान की तकसीम से पहले कलकत्ता से चमड़ी की तिजारत करते थे। सेठ आबिद सन 1950 में उस वक्त कराची मुंतकिल हुए जब इनके वालिद ने कराची में सराफा बाजार में सोने और चांदी का कारोबार शुरू किया। कुछ ऐसे माहीगीर जो दुबई से कराची सोने की स्मगलिंग करते थे, इनसे मुलाकात के बाद सेठ आबिद ने सोने की स्मगलिंग की दुनिया में कदम रखा। नाजरीन, 50 की दिहाई के इख्तिताम तक उन्होंने एक माहीगीर कासिम भट्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान में सोने की स्मगलिंग में अपनी इजारादारी कायम की। सेठ आबिद का शुमार उन स्मगलरों में होता था जो पाकिस्तानी तनाजुर में सोने की स्मगलिंग और स्मगलिंग की मईशत में इंतहाई अहम थे। इनकी ताकत कराची की बंदरगाह, पंजाब की सरहद, हुकूमती इंतजामिया और सियासी हलकों में तो मौजूद थी, लेकिन वो सरहद की दूसरी जानिब और इससे भी आगे बहुत से काम सर अंजाम दे सकते थे। लंदन, दिल्ली और दुबई में उबूरी राब्तों के साथ सेठ आबिद ने 1950 से 1980 के दौरान इंडिया के सोने की स्मगलिंग पर कायम इजारादारी को ख़त्म कर दिया था। सेठ आबिद ये तमाम तर सलाहियतें 1950 की दिहाई के अवाखिर तक हासिल कर चुके थे, जबकि इनका स्मगलिंग का निज़ाम लंदन, दिल्ली और कराची में एजेंट्स की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने और पाकिस्तान और इंडिया के माबैन पंजाब के सरहदी इलाकों तक फैल चुका था। इब्तिदाई तौर पर यह निज़ाम करीबी रिश्तेदारों के नेटवर्क पर मुश्तमिल था। इनके भाई हाजी अशरफ, जो बहुत फरवानी से अरबी जबान बोल सकते थे, दुबई में मुकीम थे, जबकि इनके दामाद गुलाम सरवर अक्सर व बेशतर दिल्ली जाते थे और सोने के स्मगलर हरबंस लाल से मुलाकात भी करते थे। सेठ आबिद का नाम पहली बार इंडियन प्रेस में उस वक्त सामने आया जब सन 1963 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी कि पाकिस्तान के गोल्ड किंग के इंडिया में रवाबित हैं, जबकि इनके बहनोई को दिल्ली में सोने के 44 ईंटों के साथ गिरफ्तार किया गया। नाजरीन, इसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज में काम करने वाले चार्ल्स मेलोनी को सेठ आबिद का बरतानिया में सहूलतकार फर्ज किया गया। सेठ आबिद हर बरस हज पर भी जाते थे और इसके साथ ही अरब शेख ऑपरेटर्स के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते। जब इनका स्मगलिंग का कारोबार मजीद वसी हुआ तो उन्होंने पंजाब के सरहदी इलाके की देहातों में रहने वाले कुछ एजेंट्स को सोने की स्मगलिंग की फ्रेंचाइज दी, जिनमें नुमाया तौर पर घर की दयाल और अवान कम्युनिटी के लोग शामिल थे। सेठ आबिद के दर्जनों हरीफ थे, लेकिन किसी के पास भी इन जैसी सलाहियतें, रवाबित और सरमाया नहीं था। इनके बहुत से हरीफों के बरक्स सेठ पर इन
इनके तवील कैरियर के दौरान कभी भी फर्दी जुर्म आयद नहीं की गई, हालांकि इनके खिलाफ मुतअद्दिद FIR दर्ज किए गए। सन 1950 और 60 के दहाइयों में दुनिया भर में सेठ आबिद की स्मगलिंग की तिजारत ने फ़रोग़ पाया, जिसमें कभी कभी इन्हें रियासत की सरपरस्ती भी हासिल होती और लाहौर, कराची, दुबई और लंदन में सरमायाकारी और असासों की बदौलत इन्हें पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा दौलतमंद लोगों में शामिल किया गया। सन 1970 की दिहाई में सेठ आबिद की स्मगलिंग की तफसीह कार्रवाइयों को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के दौरान कुछ रुकावटों का सामना भी रहा और इनके कुछ असासों पर कब्जा कर लिया गया। सन 1974 में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। लाहौर शहर में सेठ आबिद की रिहाइश गाह पर पुलिस के एक बड़े छापे में पाकिस्तानी करेंसी, जिसकी मालियत तकरीबन 12.5 मिलियन थी, बरामद हुई। इसके साथ साथ 40 लाख मालियत का सोना, 20 लाख मालियत की स्विस गाड़ियां भी कब्जे में ली गईं। इस छापे में लाहौर पुलिस ने 3 गाड़ियां और दर्जन भर घोड़ों को भी अपने तहवील में लिया, जिन्हें गैर कानूनी सामान के नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किया जाना था। अखबारात ने इस खबर की सुर्खी कुछ ऐसे लगाई: पाकिस्तान की तारीख का स्मगलिंग का सबसे बड़ा केस और पाकिस्तान के गोल्ड किंग सेठ आबिद पर आलमी सतह पर स्मगलिंग कार्रवाइयों में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया गया। वज़ीर आज़म भुट्टो ने सेठ आबिद इंटरनेशनल स्मगलिंग केस के लिए एक खुसूसी ट्रिब्यूनल कायम किया। इस ट्रिब्यूनल ने दर्जनों गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए, जबकि मुतअद्दिद वार्निंग के बावजूद सेठ आबिद ट्रिब्यूनल के सामने पेश नहीं हुए। सेठ आबिद की गिरफ्तारी का मामला न सिर्फ पाकिस्तान की रोज़मर्रा की गुफ्तगू का हिस्सा बन गया, बल्कि भुट्टो हुकूमत के लिए रियासती रेड का भी एक टेस्ट केस बन गया। पाकिस्तान में इंतहाई मतलूब शख्स की तलाश के लिए मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिनमें पाकिस्तानी फौज, पुलिस, रेंजर्स और नेवल गार्ड्स की छापामार टीमों को तश्कील दिया गया। कराची में सेठ आबिद की रिहाइश गाह पर भी छापा मारा गया, जहां से बड़ी तादाद में गैर मुल्की करेंसी और सोने की एंटें बरामद की गईं। 1977 में जब कराची कोस्टल गार्ड को ये इत्तला मिली कि सेठ आबिद नॉर्थ नाज़माबाद में अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने आ रहे हैं, तो वह भी छापा मारा गया, लेकिन इससे पहले ही सेठ आबिद वहां से फरार हो चुके थे। सितंबर 1977 में सेठ आबिद ने अपनी मर्जी से ज़िया की फौजी हुकूमत के सामने रज़ाकाराना तौर पर हथियार डाल दिए और अपने जब्त असासों की वापसी के लिए बातचीत की। इस साल दिसंबर में फौजी हुकूमत की प्रेस ने बताया कि सेठ ने लेफ्टिनेंट जनरल जहांजेब अरबाब को जनाह पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर अस्पताल GPMC की तामीरी मंसूबे और आबासी शहीद अस्पताल के बरन वार्ड के लिए 1,51,000 रुपए की बड़ी इमदाद भी दी है। सेठ अब कोई कारोबारी मुजरिम नहीं, बल्कि एक पुरज़म मुहिब वतन बन चुके थे, जो रियासत और माशरे के भलाई के लिए फराख दिली से एहतियात दे रहे थे। इनकी शोहरत में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब इनका नाम मुल्क के जौहरी प्रोग्राम में भी सामने आया। सेठ आबिद बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग केस पर सन 1985-86 में पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बहस हुई और इसके बाद चौधरी निसार अली की सरबराही में कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी SCNA ने इस केस की जिम्मेदारी उठाई। सन 1986 में पाकिस्तान सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 3100 तोला सोने की वापसी की इजाज़त दी, जिसे सन 1958 में कस्टम हुकाम ने कराची एयरपोर्ट पर सेठ आबिद से अपनी तहवील में लिया था। पाकिस्तानी तनाजुर में सेठ आबिद को बड़े पैमाने पर एक ऐसे शख्स के तौर पर जाना जाता है जिसने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम की तरक्की में माविनत करके एक स्मगलर की हैसियत को शहरी लेजेंड में मुंतकिल किया। बहरे और गूंगे बच्चों की फलाह बहबूद के लिए हमजा फाउंडेशन जैसे इंसानी दोस्त इदारे कायम किए। नाज़रीन, अगरचे सेठ आबिद ने सारी जिंदगी तशहीर से गुरेज किया, लेकिन फिर भी इन्हें बेपनाह शोहरत मिली। इनका नाम कौमी सतह पर उस वक्त मशहूर हुआ जब उन्होंने एक TV शो में नीलामी के दौरान क्रिकेटर जावेद मियादाद का शारजा इनिंग्स में इस्तेमाल होने वाला बल्ला अपने बेटे के लिए 5 लाख में खरीदा। बाद की जिंदगी में अखबारों की सुर्खियां इनकी मुजरिमाना कार्रवाइयों पर नहीं बने, बल्कि लाहौर में इनकी ज़ेर मलकियत एयरलाइन हाउसिंग सोसाइटी में इनके बेटे सेठ हाफिज अयाज अहमद के कत्ल के बाइस वो फिर से अखबारात की जीनत बने। पाकिस्तान में किसी ने भी मुल्क की तारीख की इब्तिदाई हिस्से में सेठ आबिद की तरह गैर कानूनी तरीके से सरमाया जमा नहीं किया। अपनी गैर कानूनी तिजारत की कैरियर के दौरान इनके बहुत से किरदार थे: स्मगलर, सोने का ताजिर, स्टॉक मार्केट एक्सचेंजर, इंसानी दोस्त और सबसे बढ़कर रियल इस्टेट का एक बहुत बड़ा नाम।
1990 की दिहाई तक वो लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर वसी प्रॉपर्टी रखने की वजह से शहर के सबसे ज़्यादा वसाइल रखने वाले प्रॉपर्टी डीलर बन गए। वो कराची में भी कई जायदादों के मालिक थे और पनामा लीक में नाम आने के बाद उन्होंने अपने असासे ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में मुंतकिल कर दिए थे। स्मगलिंग की दुनिया में इनके कारनामों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ मौजूद हैं। अखबारात इनके बारे में मशहूर बयान और यहाँ तक कि सोशल मीडिया आज भी सेठ आबिद को रोमानवी बनाकर पेश करता है और इनकी फरार और ग्लैमर से बड़ी जिंदगी पर बात की जाती है। जब अखबारात ने इन्हें बदनाम ज़माना पाकिस्तानी सोने के बादशाह स्मगलर की हैसियत से पेश किया तो सेठ ने इसके खिलाफ एहतजाज किया और अपने आप को ऐसे लोगों में से एक शख्स के तौर पर पेश किया जिसने सोने को आम लोगों की रसाई तक पहुंचाया। इसके अलावा सरहदी कामों के बारे में दुनिया के सामने अपने विजन को वाज़ेह करते हुए सेठ आबिद ने लाहौर के एक अखबार के एडिटर को बताया, मुझे सोने का बदनाम स्मगलर क्यों कहा जाता है? मैं अपनी बहनों और बेटियों की शादियों के लिए सस्ता सोना फराहम कर रहा हूँ। मैं रियासत और माशरे के लिए उम्दा खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। किसी भी तारीफ और पहचान के बजाय मैं बदनाम हो चुका हूँ। सेठ आबिद अब वफात पा चुके हैं, लेकिन इनकी शख्सियत आने वाले दिनों में कई अशकाल और मानों में जिंदा रह सकती हैं। 8 जनवरी 2021 पाकिस्तान के करोड़पति और सोने के सौदागर मुखय्यर शख्सियत थे जो 2021 में इंतकाल कर गए।